नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, टाइम में पीछे, भारत के उस दौर में जिसने देश की नींव रखी। हम बात कर रहे हैं वैदिक सभ्यता की। ये वो दौर था जिसने भारत की संस्कृति, समाज और सोच को एक ऐसी शक्ल दी जो आज तक हमारे साथ है। तो तैयार हो जाइए, ये सफर बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो सवाल यही है कि प्राचीन भारत की वो मजबूत नींव आखिर रखी कैसे गई। इस एक सवाल के जवाब में ना एक पूरी की पूरी सभ्यता की कहानी छुपी हुई है। आइए मिलकर उस कहानी के पन्ने पलटते हैं। अब देखिए, ये जो वैदिक काल है ना, ये कोई एक जैसा दौर नहीं था। इसे ठीक से समझने के लिए हम इसे दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, शुरुआती दौर, जिसे हम कहते हैं ऋग्वैदिक काल, और दूसरा बाद का दौर यानी उत्तर वैदिक काल। एक में नींव रखी जा रही थी तो दूसरे में उस नींव पर समाज की एक नई इमारत खड़ी हो रही थी। चलिए पहले उस नींव को ही ठीक से देखते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले चलते हैं ऋग्वैदिक काल की दुनिया में। देखते हैं कि उस दौर का समाज कैसा था, लोग कैसे रहते थे और उनका जीवन चलता कैसे था। ऋग्वैदिक समाज की जो सबसे छोटी ईंट थी वो था परिवार, जिसे उस वक्त कुल कहा जाता था। हाँ, समाज का ढांचा पितृसत्तात्मक था, मतलब घर का मुखिया पुरुष होता था। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प और हैरान करने वाली बात है, वो है महिलाओं की स्थिति। उन्हें समाज में काफी ऊंचा दर्जा मिला हुआ था। वो यज्ञ जैसे धार्मिक कामों में हिस्सा लेती थीं। और सोचिए, उस जमाने में बाल विवाह या सती प्रथा जैसी कोई बात ही नहीं थी। यहां तक कि विधवाओं को भी दोबारा शादी करने की आजादी थी। ये उस दौर के हिसाब से एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच थी। अब राजनीति कैसे चलती थी, वो भी इसी परिवार से ही शुरू होती थी। कई परिवार मिलकर बनाते थे एक गांव यानी ग्राम। कई ग्रामों को मिलाकर बनता था एक कबीला यानी विश। और कई विश मिलकर बनाते थे एक जन यानी एक बड़ी जनजाति। और इसी जन का जो मुखिया होता था उसे कहते थे राजन यानी राजा। तो आप देख सकते हैं, ये एक तरह का जमीनी स्तर से ऊपर उठता हुआ सिस्टम था। इस दौर को समझने के लिए एक शब्द पकड़ना बहुत जरूरी है, अघन्य। इसका मतलब जिसे मारा नहीं जा सकता। अब आप सोचेंगे ये किसी पूजनीय व्यक्ति या देवता के लिए होगा। नहीं, ये शब्द इस्तेमाल होता था गाय के लिए। पर ऐसा क्यों? गाय को इतनी अहमियत क्यों दी गई थी? वजह सीधी सीधी थी, इकोनॉमी। उस जमाने में गाय सिर्फ एक जानवर नहीं थी, वो पूरी अर्थव्यवस्था का सेंटर थी। जिसके पास जितनी ज्यादा गायें वो उतना ही अमीर। यही असली दौलत थी, यही करेंसी थी। हालत ये थी कि गायों को लेकर लड़ाइयां तक हो जाती थी, जिन्हें गविष्ठी कहते थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि गाय को अघन्या क्यों कहा गया। अब आते हैं समाज के उस पहलू पर जिसकी जड़ें भारतीय इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं, यानी वर्ण व्यवस्था। इसका सबसे पहला जिक्र हमें मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। यहीं पर समाज को 4 वर्णों में बांटने का आइडिया सामने आता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन बहुत जरूरी है, ऋग्वैदिक काल की ये व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी, ये कर्म पर आधारित थी, यानी आपके काम पर। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही परिवार में अलग अलग काम करने वाले लोग अलग अलग वर्ण के हो सकते थे। आपका काम तय करता था कि आप समाज में कहाँ हैं, आपकी पैदाइश नहीं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल से निकलकर हम आते हैं उत्तर वैदिक काल में, और यहीं आकर सब कुछ बदलने वाला था। ये वो दौर था जब समाज एक बहुत बड़े, एक तूफानी बदलाव से गुजरने वाला था। इस दौर का सबसे बड़ा बदलाव क्या था? वो था समाज का ज्यादा जटिल और कठोर हो जाना। जो खुलापन, जो लचीलापन हमने पहले देखा था ना, वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। समाज के नियम कायदे ज्यादा सख्त होते जा रहे थे। और सबसे बड़ा, सबसे गहरा बदलाव आया वर्ण व्यवस्था में। जो सिस्टम पहले काम पर, कर्म पर आधारित था, अब वो जन्म पर आधारित हो गया। मतलब अब आपका काम नहीं, आपका परिवार तय करने लगा कि समाज में आपकी जगह कहाँ है। ये भारतीय इतिहास का एक ऐसा मोड़ था जिसका असर सदियों तक, बल्कि आज तक महसूस किया जाता है। राजनीति में भी एक बड़ा शिफ्ट आया। अब वो जो छोटे छोटे कबीले थे, जिन्हें जन कहते थे, वो आपस में मिलकर बड़े बड़े राज्य बना रहे थे, जिन्हें कहा गया जनपद। इसका मतलब साफ था, राजा अब सिर्फ एक कबीले का सरदार नहीं रहा, वो एक बड़े इलाके का, एक बड़ी जमीन का शासक बन रहा था। पावर अब और ज्यादा सेंट्रलाइज्ड हो रही थी।
और राजाओं की ये बढ़ती हुई ताकत उनके नए नए टाइटल्स में भी दिखती है। अब अलग अलग दिशाओं के राजाओं के लिए अलग अलग भव्य उपाधियां थीं। जैसे पूरब का राजा सम्राट कहलाने लगा, तो उत्तर का विराट और पश्चिम का स्वराट। ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये एक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और शक्तिशाली राजतंत्र की निशानी थे। इकोनॉमी भी पूरी तरह बदल रही थी। अब जिंदगी का आधार पशुपालन से हटकर खेती बन चुका था, और इस बदलाव को रफ्तार दी एक नई खोज ने, लोहा, जिसे उस वक्त श्याम अयस्क कहा जाता था। लोहे के औजारों और हल से खेती करना बहुत आसान हो गया। इसके साथ ही अब लेन देन के लिए निष्क और शतमान जैसी करेंसी यूनिट्स का भी इस्तेमाल शुरू हो गया था। तो लड़ाइयों, राज्यों के बनने बिगड़ने और सामाजिक बदलावों के अलावा इस वैदिक युग ने हमें विरासत में और क्या दिया? इसने हमें दिया है गहरा चिंतन, यानी फिलॉसफी, और वो महान कहानियां जो आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं, हमारे महाकाव्य। देखिए, ये वो दौर था जब सिर्फ राज्य नहीं बदल रहे थे, लोगों की सोच भी बहुत तेजी से विकसित हो रही थी। ऋषि और विचारक अब बड़े बड़े सवाल पूछ रहे थे। हम कौन हैं? ये दुनिया कैसे बनी? इस जीवन का असली मकसद क्या है? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश में महान दार्शनिक विचारों ने जन्म लिया। और इन्हीं कोशिशों से निकले भारत के 6 महान दर्शन, जिन्हें हम षड दर्शन के नाम से जानते हैं। सांख्य से लेकर योग तक और न्याय से लेकर वेदांत तक, इन सभी ने दुनिया को और इंसान के वजूद को समझने के अलग अलग रास्ते दिखाए। ये वो विचार हैं जो आज भी भारतीय सोच का आधार हैं। और इस विरासत की बात 2 नामों के बिना तो बिल्कुल अधूरी है, रामायण और महाभारत। दुनिया के इन सबसे बड़े और महान महाकाव्यों ने भी इसी दौर में अपना आकार लेना शुरू किया था। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये भारतीय संस्कृति की आत्मा है। तो जैसा कि हमने देखा, वैदिक काल सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है, ये वो नींव है जिस पर आज का भारत खड़ा है। समाज की बनावट से लेकर हमारी फिलॉसफी और हमारी कहानियों तक इसकी छाप हर जगह दिखाई देती है। और यही चीज़ हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि हजारों साल पुराने ये विचार और ये कथाएं आज भी हमारी जिंदगी को, हमारे समाज को कैसे आकार दे रहे हैं। शायद इसका जवाब हमें अपने आसपास ही मिल जाए। सोचने के लिए बहुत कुछ है ना?